नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए तो राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन करें, जिसके तहत राजपूत प्रशासन की हम बात करें। राजपूत प्रशासन के तहत हमने सामंती व्यवस्था और प्रणाली के बारे में जाना। सामंती व्यवस्था और प्रणाली ये किस तरीके की अवधारणा हमने देखा, किस तरीके से शासकों और सामंतों के मध्य संबंध रहते हैं। आज उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में सामंती व्यवस्था के तहत जो सामंतों से ली जाने वाली, जो शासकों के द्वारा सामंतों से ली जाने वाली विभिन्न सेवाएं और शुल्क के बारे में बात करें। विभिन्न सेवाएं शुल्क जिसके तहत अगर बात की जाए तो जिसमें सैनिक सेवा मुख्यतः रहती है। हमने देखा किस तरीके से युद्धकालीन परिस्थितियों के दौरान जो सामंतों के द्वारा जो सैन्य सेवा उपलब्ध करवाई जाती थी शासकों। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में विभिन्न छोटे छोटे राज्य रहे हैं, जिसके तहत आप जयपुर का राज्य देख लो, उदयपुर मेवाड़ का राज्य रहा है, जोधपुर यानी कि मारवाड़ का राज्य, बीकानेर का राज्य। तो इनके शासकों और सामंतों के मध्य जो बीच में संबंध होते हैं, हमने देखा किस तरह के विभिन्न तरह के शुल्क, तलवार बंदाई शुल्क, हुक्मनामा आदि, नजराने, कोई भेंट, काफ़ी जो इनसे शुल्क लिए जाते थे सामंतों। हमने देखा किस तरीके से राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित करते हुए जो जागीरें प्रदान की जाती थी जो सामंतों को, उसे जागीरदार भी कह सकते हो आप, सामंत भी कह सकते हो। विभिन्न प्रांतों की जो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती थी। मुख्यतः यह सामंती व्यवस्था किस पे आधारित होती थी? कुलीय संबंधों पे आधारित होती। एक ही कुल के जो लोग होते थे उन्हीं को मुख्यतः सामंत और या जागीरदार बनाया जाता था। आज इन सामंतों से ली जाने वाली शासकों के द्वारा जो सेवाएं हैं जिनके बारे में हम बात करें, विभिन्न तरह के शुल्क वगैरह भी इनसे लिए जाते थे शासकों के द्वारा। राज्य को एक सामूहिक संपत्ति इनके द्वारा माना जाता था, पैतृक संपत्ति माना जाता। और शासक इनमें बात की जाए तो समकक्ष वालों में प्रथम यानी कि बराबर वालों में क्या होता था? प्रथम होता था। अब इनसे जो सामंतों से हमने देखा किस तरीके से बाद में जो ब्रिटिश काल के दौरान जो इनके संबंधों में क्या तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन मध्यकालीन जो राजपूत युग है राजस्थान में, उस समय हम देखते हैं जो ये सामंती व्यवस्था इनके द्वारा स्थापित की जाती है, तो किस तरीके से इनके द्वारा जो सैनिक सेवा ली जाती थी, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सामंतों और शासकों के मध्य जो मुख्य संबंध की जो कड़ी थी, ये जो बात की जाए सैनिक सेवा थी। हम देखते हैं किसी भी राज्य का कोई भी शासक होता तो युद्ध काल के दौरान अगर बाहरी शत्रु के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण किया गया है या उसके द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता, तो उन परिस्थितियों में जितने भी सामंत लोग होते थे वह अपनी सैनिक सेवा के साथ जो राजा के समकक्ष यानी शासक के समकक्ष उपलब्ध होते थे और उस युद्ध में उसका भाग देते थे। अब युद्ध में जो अगर राज्य को जितना भी क्षेत्र मिलता था उसके ऊपर जो बराबर का हक सभी का रहता था। तो ये जो परंपरा हमें जो सामंती व्यवस्था में देखने को मिलती है। और चाकरी से कहा जाता है, चाकरी एक शब्द है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जा सकता है अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा उनमें पूछे जाते हैं। चाकरी क्या होती है? ठीक है, अब चाकरी वह होती है जो राजपूत शासक, हमने देखा कि विभिन्न जो एक शासक के अधीन कई सामंत शासन करते हैं। अगर बात की जाए तो उनको अधिकार दिए जाते हैं किसके द्वारा? शासकों के द्वारा। तो ये जो सामंत होते हैं, सामंतों के द्वारा जो अपने शासक को उपलब्ध करवाने वाली जो सैनिक सेवा है उसे क्या कहते हैं? चाकरी कहा जाता है। सामंतों द्वारा जो अपने शासकों को जो सैनिक सेवा प्रदान की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? चाकरी। यानी युद्ध के दौरान जो अगर सैनिक लेके चला जाता है सामंत तो उसे क्या कहते हैं? चाकरी। अब सैनिक सेवा के प्रकारों की बात करते हैं। सैनिक सेवा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सी सैनिक सेवा अपने सामंतों को, अपने शासकों को देनी होती थी अगर बात की जाए तो सैनिक सेवा के दो प्रकार है। एक तो युद्धकालीन सैनिक सेवा, यानी अगर कोई राजा या शासक युद्ध के समय जो अपने सामंतों से सैनिक सेवा लेता है वो युद्धकालीन जो सैनिक सेवा हो गई। एक शांतिकालीन जो सेवा, शांतिकालीन सेवा, शांतिकाल के दौरान भी जो इनको अपनी सेना है जो राजा के समक्ष लेकर जाना पड़ता था और उसके सामने बात की जाए परेड करवाई जाती। शांतिकालीन सैनिक सेवा और युद्धकालीन सैनिक सेवा, इनमें क्या फ़र्क है इसकी बात करें। जमीयत ये वर्ड भी आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर बात की जाए।
प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि। जमीयत का अर्थ क्या होता है? जमीयत का अर्थ होता है सेना, यानी जो सामंतों के पास जो सेना होती थी। अब सेना का निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन सामंत कितनी सेना रखे, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो युद्धकालीन सैनिक सेवा कौन सी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। अब ये युद्धकालीन सैनिक सेवा की बात करें, जो शासक होता था, जिससे जो जागीरदार या सामंतों ने जो रुका यानी पट्टा होता है, जो एग्रीमेंट अनुबंध प्राप्त पक्का जो रुका प्राप्त किया होता है, उनके द्वारा जो युद्धकाल के दौरान युद्धकालीन परिस्थितियों के दौरान जो अपनी सैनिक सेवा उपलब्ध करवाई जाती थी। ये जो युद्ध के दौरान शासक से जो खास रुका प्राप्त सामंत होते थे, वह अपनी जमीयत सेना सहित क्या होते थे, शासक के समक्ष उपस्थित होते थे और राजा की तरफ से, शासक की तरफ से युद्ध लड़ते थे। ठीक है। युद्धकालीन परिस्थितियों के अलावा जो शांतिकालीन परिस्थितियों में भी जो ये अनिवार्य होता था, सामंतों के द्वारा वर्ष में एक बार निर्धारित समय होता था, वर्ष में एक बार निर्धारित सेवा जो समय के दौरान शासक को जो सामंत को अपनी सेना लेकर किसके सामने जाना, हाजिर होना पड़ता था, शासक राजा के सामने हाजिर होना पड़ता था। उसे युद्धकालीन सैनिक सेवा शांतिकालीन सैनिक सेवा कहते हैं। अगर किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई है किसी शासक के एक साल में, फिर भी एक बार सामंत को अपनी सेना लेकर किसके सामने जाना पड़ेगा, राजा के सामने जाना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सामंत खुद ही लेके जाए। अगर विभिन्न परिस्थितियां, सामंत कुछ बीमार है और है, विभिन्न कारणवश नहीं जा पा रहा है, तो वह अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। यानी कि सामंत के पास 4 घोड़े हैं और 4 सैनिक है, 5 पैदल सैनिक है, तो वो उनको एक बार साल में भेजेगा। किसके सामने? राजा के सामने भेजना जरूरी है। परेड करवाई जाएगी उनके बाद, ये देखेंगे कि ये राजा देखेगा, ये निर्धारित तय करेगा कि ये है या नहीं है, वास्तव में जो दिखावे के तौर पे है या वास्तविक रूप में है। तो इसके लिए जो वेरीफाई करने के लिए उसे भेजा जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा। अब युद्धकालीन परिस्थितियों के अलावा भी इन्हें जाना अनिवार्य हो जाता है। अब उपस्थित हो, उसके पश्चात अब ये कौन कितने सैनिक रखेगा सामंत, ये भी निर्धारित किया जाता है। ये किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन से सामंत के पास कितने सैनिक होने चाहिए और वह कौन जो युद्धकालीन परिस्थिति में कितने सैनिक लेकर जो राजा का साथ देगा। तो ये सैनिक जो सेना का निर्धारण, जमीयत की संख्या का निर्धारण, जो जागीर में दर्ज पट्टा होता था, जागीर में दर्ज पट्टे, उसमें जो रेख होता था, रेख के आधार पर निर्धारित। अब ये रेख क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्ड है, ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये वार्षिक आय है, वार्षिक आय, यानी कि जिस जागीर से जितनी आय प्राप्त होती थी उसके आधार पे ये निर्धारित किया जाता था कि उस जागीरदार यानी उस सामंत को कितने सैनिक रखने होंगे। अब अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राज्यों में हमें ये अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं। जैसा कि तुम देखोगे जो जैसलमेर का राज्य है, वहाँ जो आय कितनी होती है, कम होती है। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हमें देखने को मिलते हैं, जिसके तहत हम बात करते हैं जोधपुर राज्य की। जोधपुर राज्य में ये तय था कि भाई 1000 रुपये, 1000 ये रुपये जो वार्षिक आय यानी रेक मिल रहा है, वार्षिक आय यानी राजस्व टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है, उसे कहते हैं रेक। ठीक है, जो 1000 रुपये वार्षिक इनकम, आमदनी जहाँ से जिस जागीर से होगी, जिस जागीर से होगी, उस जागीर में उस सामंत को एक सवार रखना होगा। एक सवार का मतलब यानी एक घुड़सवार, एक घोड़ा और एक सैनिक। अब इससे जिस जागीरदार की आय कितनी है, 1000 रुपये वार्षिक है, उसको अगर किसी राजा, मान लो राजा के कोई युद्ध होता है, तो उस युद्ध में ये एक घोड़ा और एक सवार भेज देगा। ठीक है, ये निर्धारित हो गया उसकी आय के आधार पे। और जिस व्यक्ति यानी जिस सामंत के पास जिस जागीर में 500 रुपये आ रहे हैं सालाना, 500 रुपये सालाना कमा रहा है, वह एक पैदल सैनिक भेजेगा किसके पास, राजा के पास। युद्धकाल के दौरान भी भेजेगा और शांति काल के दौरान भी एक बार साल में जो निर्धारित समय के दौरान भेजेगा। ठीक है, अब जयपुर राज्य के अलग नियम देखने को मिलते हैं। जयपुर राज्य में कह रहा है कि 500 रुपये जिस जागीर से हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिस जागीर से 500 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ से एक सवार भेजा जाएगा। एक सवार यानी घुड़सवार, एक घुड़सवार भेजा जाएगा लड़ने के लिए। ठीक है, और 1000 वार्षिक आय रुपये, 1000 रुपये वार्षिक आय है, वहाँ से एक सवार भेजा जाएगा, एक घुड़सवार और एक पैदल सैनिक भेजना होगा। ये निर्धारित किया जाता है जयपुर राज्य में।
उदयपुर राज्य की बात करते हैं तो उदयपुर राज्य में अच्छी आमदनी और आय होती है। तो उदयपुर राज्य में जहाँ 1,000 रुपये प्राप्त होने वाली जो जागीर है वहाँ से 2 सवार और 4 पैदल सैनिक भेजे जाएंगे। अब जागीरें भी विभिन्न प्रकार की होती, कहीं से कोई जागीर से तो 500 रुपये सालाना आ रहे थे, कोई जागीर से 1,000 रुपये आ रहे थे, कोई जागीर इतनी भी बड़ी होती थी जहाँ से 5-5 हज़ार रुपये आ रहे थे। तो ये जागीरों से प्राप्त होने वाला जो रेख है राजस्व, उसके आधार पर तय कर दिया जाता था कि कितने सैनिक यहाँ से जो राजा की सेवा में इनको भेजने होंगे, शासक की सेवा में भेजने होंगे। और ये वर्ष में उदयपुर में तो वर्ष में 3 माह चाकरी करनी होती थी। शांति काल के दौरान भी युद्ध काल की परिस्थितियाँ नहीं, 3 माह के लिए शासक की सेवा में यानी राजा की सेवा में अपने सैनिक भेजने होते थे। तो ये इस तरीके से निर्धारित। अब बीकानेर राज्य में कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई देता, हमें नियम का अभाव दिखाई देता है। वह उनके जो नियम है जो निरंतर बदलते रहते हैं। बीकानेर राज्य में जो 500 की आय वाला वो कितने भेजेगा 1000, वो अपने स्तर पे। और जैसलमेर राज्य में हम देखेंगे कि ये तो यहाँ इनकम तो बहुत कम होती है, मरुस्थल क्षेत्र है जैसलमेर राज्य, वहाँ से क्या है तो अब वहाँ चाकरी है तो क्या करता था शासक को खुद उनको नगद वेतन देना पड़ता था सामंतों के। अगर सामंत से कोई 4 सैनिक मंगवा रहा है तो 4 सैनिक के लिए उसे क्या करना होगा, नगद भुगतान करना होगा। ये व्यवस्था है जो हमें देखने को मिलती है सैनिक सेवा की अगर बात की जाए सामंतों के। अब ब्रिटिश संरक्षण जैसे हमने बात की थी, सामंती व्यवस्था का जब पतन होता है तो उस दौरान जब हम देखते हैं कि सामंतों से परेशान, पहले तो मुग़ल संरक्षण में चले जाते हैं राजपूत शासक। मुग़ल संरक्षण के पश्चात हम देखते हैं कि जैसे ही मुग़लों का पतन हो जाता है मुग़ल सत्ता का, तो उसके पश्चात ये क्या है जो मराठों से सहायता प्राप्त करते हैं। इन सामंतों और सैनिकों जो शासकों के मध्य जो संबंधों में क्या है तनाव पैदा हो जाता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। अब फिर मराठों से परेशान होकर ये कहाँ चले जाते हैं, ब्रिटिश संरक्षण में। तो ब्रिटिश संरक्षण में चले जाने के पश्चात राजपूत शासक है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके द्वारा ले ली जाती है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले ली जाती है। उसी के तहत हम देखते हैं कई जो भील कोर स्थापित कर दी जाए, ऐसे सैनिक टुकड़ियाँ राजस्थान में स्थापित कर दी जाती है जिसमें मेरवाड़ बटालियन है, भील कोर है, शेखावाटी ब्रिगेड है, जोधपुर लीजियन है, कोटा बटालियन है। कई सैन्य टुकड़ियाँ क्या कर दी जाती है उनके द्वारा बना दी जाती है ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अब जो सैन्य सहायता जो बात की जाए राजपूत शासक किससे लेंगे, अंग्रेज़ों से लेंगे। तो अब सामंतों के ऊपर जो हम देखते हैं सामंतों और शासकों के संबंध जो सैनिक सेवा पे ही निर्भर थे ज़्यादातर। अब जो शासकों को ये सैनिक सेवा की आवश्यकता नहीं थी, अन्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका अनुबंध हो जाता है, उनके द्वारा सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो उन परिस्थितियों में बात की जाए तो इनके बीच में जो संघर्ष पुनः शुरू हो जाता है, किसके मध्य, शासकों और सामंतों के मध्य जो पुनः संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से सैन्य सेवा किसके द्वारा ली जाती थी, राजपूत शासकों के द्वारा अपने सामंतों से ली जाती थी। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बात की राजपूत प्रशासन के तहत जो अपने राजपूत शासकों के द्वारा अपने सामंतों से ली जाने वाली विभिन्न सेवाएं और शुल्कों की बात कर रहे हैं, जिसके तहत हमने आज सैनिक सेवा के बारे में बात की। सैनिक सेवा की अगर बात की जाए तो शासकों और सामंतों के संबंध इसी के आधार पे जो थे, अगर बात की जाए तो यही इनके मध्य की कड़ी थी। और ये निर्धारित कर रखा था कि कौन सा सामंत है जो कितनी सेना लेकर जो शासक के समक्ष जो उपस्थित होगा। और युद्धकालीन परिस्थितियों में बात की जाए 2 प्रकार की सैन्य सेवाएं हमें देखने को मिलती है, एक तो युद्धकालीन सैन्य सेवाएं और एक शांतिकालीन सैन्य सेवाएं। युद्धकाल के दौरान भी जो जितने भी सामंत होते थे राजा के अधीन होते थे और राजा के अधीन शासन करते थे, जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती थी, राजस्व वहाँ से यही एकत्रित करते थे। तो अब उन जागीरों के जो सामंत होते थे, सामंत कह दो चाहे जागीरदार कह दो एक ही बात है, उन पे जो निर्धारित होता था, निर्धारित नियम होता था कि कितनी सेना लेकर वो आएंगे और राजा को सैन्य सेवा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके तहत युद्धकाल के दौरान और शांतिकाल के वर्ष में एक बार जो राजा के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य था। तो इस तरीके से और ये सेना जो तय कैसे की जाती थी, कौन सा सामंत कितने सैनिक लेकर राजा के समक्ष उपलब्ध होगा, तो ये जो जिस जागीर से जितना राजस्व यानी कि रेख प्राप्त होता था, वार्षिक आय होती थी, उसके आधार पर निर्धारित कर दिया जाता था कि भाई 1,000 रुपये जहाँ से वार्षिक आय है उसको 1 सवार भेजना है,
एक जो पैदल लड़ने वाला, एक तो घुड़सवार भेजना, एक पैदल लड़ने वाले सैनिक को भेजना, ऐसे ये नियम निर्धारित होते थे। अलग अलग रियासतों में हमें अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं मुग़ल संरक्षण समाप्त होता है, उसके पश्चात जो मराठों से ये सहायता लेते, सैन्य सहायता, और उसके पश्चात ये जो अंग्रेज़ों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है, उनसे सैन्य सहायता का अनुबंध शासक कर लेते। तो सामंतों की जो स्थिति दयनीय हो जाती है यहाँ पे, और इनके द्वारा जो ब्रिटिश संरक्षण के दौरान जो अंग्रेज़ों से सैन्य सहायता ली जाती है, उसके बदले में नगद वेतन दिया जाता है, वो सारा का सारा भार सामंतों पे डाल दिया जाता है। और इससे सामंतों और शासकों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और संघर्ष की शुरुआत हो जाती। तो इस तरीके से सैनिक सेवाएं इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती थी। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन में किसी तरह का जो राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।